ईरान में चल रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शनों ने देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को एक साथ हिला दिया है। और इसी उथल-पुथल के बीच ईरान के पूर्व युवराज रेजा पहलवी का बयान एक नई बहस और नए तनाव को जन्म दे रहा है, जहां उन्होंने खुलकर ईरानी सेना और सुरक्षा बलों से जनता के पक्ष में खड़े होने की अपील की है और प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अब ईरान की स्थिति केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय नहीं रह गई, बल्कि ये ठोस और व्यावहारिक कदमों की दिशा में बढ़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए अपने संदेश में रेजा पहलवी ने ईरानी नागरिकों को मेरे स्वदेशवासियों कहकर संबोधित किया और कहा कि पूरी दुनिया ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का साहस देखा है, उनकी आवाज़ सुनी है और अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार या प्रशासन ऐसा भ्रम पैदा न कर सके कि देश में हालात सामान्य हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता प्रतिष्ठान की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि वो रोजमर्रा की जिंदगी की एक नकली तस्वीर पेश करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो सके। इसी संदेश में रेजा पहलवी ने सेना और सुरक्षा बलों को सीधा संबोधन करते हुए कहा कि वे खुद को किसी धार्मिक शासन व्यवस्था के सेवक के रूप में न देखें, बल्कि देश और जनता के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका समझें। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और ये भी कहा कि उनके पास समय बहुत कम है और सही फैसला लेने का यही क्षण है। ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव लगातार हिंसक होता जा रहा है और दोनों ओर से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेजा पहलवी का अपना इतिहास भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जन्म 1960 में तेहरान में हुआ था। वे ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं और बचपन में ही युवराज घोषित कर दिए गए थे। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति ने न केवल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि उनके सिंहासन पर बैठने की सारी संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद से वे अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ अमेरिका में निर्वासन का जीवन जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरानी राज्य टीवी ने ये जानकारी दी है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर राजकीय जनाजे आयोजित किए जाएंगे। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार बुधवार को तेहरान विश्वविद्यालय में पहला जनाजा होगा और आने वाले दिनों में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। सरकारी मीडिया का दावा है कि पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है और सरकार ने इन हमलों को विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच ईरान में काम करने वाले एक मानवाधिकार संगठन ने बताया है कि प्रशासन बुधवार को इरफान सुल्तानी नामक एक प्रदर्शनकारी को फांसी देने जा रहा है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वे तेहरान के शासकों के खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे। हाल ही में ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है और ट्रंप ने भी बैठक की तैयारी की बात कही थी। लेकिन इसी दौरान 2000 से अधिक लोगों की मौत और एक प्रदर्शनकारी को दी गई मौत की सजा की खबरें सामने आईं। CBS न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर इरफान को फांसी दी गई तो दुनिया कुछ ऐसे कदम देखेगी जो बहुत सख्त होंगे। इससे पहले ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वे व्हाइट हाउस में ईरान की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मानवाधिकार संगठन हैंगाव के अनुसार 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को पिछले गुरुवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद बेहद तेजी से चलाए गए मुकदमे में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। परिवार को सूचित कर दिया गया है कि बुधवार को सजा लागू की जाएगी, लेकिन न तो ये बताया गया कि मुकदमा कब और कैसे चला और न ही ये स्पष्ट किया गया कि उनके खिलाफ ठोस आरोप क्या थे। हैंगाव ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि आउर शेखी ने BBC से कहा कि उन्होंने इतनी तेजी से किसी मामले का निपटारा पहले कभी नहीं देखा और ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार डर फैलाने और लोगों को दबाने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रही है। ईरान भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद से हताहतों की संख्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। हालांकि सटीक आंकड़े तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार हाल के समय में देश में 2571 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं, जबकि सुरक्षा बलों के भी 45 से अधिक सदस्यों के मारे जाने का दावा है। हालांकि कुछ लोग HRNA और पश्चिमी मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, फिर भी ये बात साफ होती जा रही है कि ईरान के भीतर एक नया और महत्वपूर्ण विरोध आंदोलन आकार ले रहा है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार खास तौर पर BBC फारसी की भूमिका को लेकर आलोचना हो रही है। आरोप है कि ब्रिटेन समर्थित माध्यम ईरान के प्रदर्शनों के पैमाने और तीव्रता को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है
और साथ ही उस बड़ी जनसंख्या की अनदेखी कर रहा है जो सरकारी नीतियों से असहमत तो है, लेकिन इजराइल या निर्वासित रेजा पहलवी के निर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं है। आलोचकों का मानना है कि ये इजराइल के हितों के लिए ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है। उनका कहना है कि जिस तरह बीबीसी फारसी ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर अत्यधिक ध्यान दे रहा है, उसका सीधा संबंध फिलिस्तीन में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और वहां हो रहे कथित नरसंहार से अपेक्षाकृत चुप्पी से है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने भी सार्वजनिक रूप से इन प्रदर्शनों को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वास्तविक आर्थिक शिकायतें रखने वाले लोगों और उन ताकतों के बीच अंतर करना जरूरी है जो इन आंदोलन का उपयोग शासन बदलने या देश को कमजोर करने के लिए करना चाहते हैं। खामेनेई के अनुसार ऐसे लक्ष्य इजराइल की परियोजना का हिस्सा हैं और विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा विरोध आंदोलन वास्तविक भी है और प्रभावित भी, यानी जनता का गुस्सा असली है लेकिन उस पर बाहरी प्रभाव भी मौजूद हैं। इन प्रदर्शनों की जड़ में ईरान की लंबे समय से चली आ रही गहरी आर्थिक संकट है, जिसके पीछे एक ओर राज्य स्तर का भ्रष्टाचार और अक्षमता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में स्थिति को ये कहते हुए संक्षेप में बयान किया कि ईरान की मुद्रा राख में बदल रही है और अर्थव्यवस्था तली में जा चुकी है। वहीं कुछ आलोचकों का दावा है कि अमेरिका और इजराइल इस संकट का राजनीतिक उपयोग भी कर रहे हैं ताकि गाजा में चल रहे युद्ध और मानवीय त्रासदी से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाया जा सके। हालांकि ये भी सच है कि ईरान के लोगों के पास विरोध करने के ठोस और वैध कारण हैं, क्योंकि लगातार गरीब होती जा रही मध्यम वर्गीय आबादी और भीषण गरीबी से जूझ रहे श्रमिक वर्ग की पीड़ा वास्तविक है। विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल ईरान को लेकर इजराइल का बढ़ा हुआ ध्यान भी कई सामरिक कारणों से जुड़ा है, जिनमें सबसे अहम है वैश्विक विमर्श को दूसरी दिशा में मोड़ना। आरोप है कि मध्य प्रदेश में जितनी ज्यादा अराजकता फैलाई जाएगी, उतनी जल्दी दुनिया गाजा में हो रही तबाही को भूल जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान को छोटे छोटे जातीय राज्यों में तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है, जैसा कि उसने लेबनान और सीरिया के संदर्भ में चाहा है। इन सब के बीच ये भी याद दिलाया जाता है कि 2022 का महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन आज के विरोध प्रदर्शनों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और ऐतिहासिक था, खासतौर पर महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका के कारण, जबकि मौजूदा विरोध अधिक हिंसक हैं और उन पर बाहरी प्रभाव और दुष्प्रचार के आरोप भी लग रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरानी राज्य फिलहाल सुरक्षा मोड में है और उसने अतीत में भी एक के बाद एक संकटों का सामना किया है, लेकिन आज की स्थिति विशेष रूप से जटिल है क्योंकि इसमें आंतरिक असंतोष, आर्थिक दबाव, विदेशी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय भू राजनीति सब एक साथ टकरा रहे हैं। अरब दुनिया की प्रतिक्रिया भी इस बार अपेक्षाकृत शांत है, जिसका कारण ईरान की क्षेत्रीय शक्ति में आई कमी और ये डर है कि अगर ईरान में राज्य का पतन हुआ तो इराक और सीरिया जैसी अराजकता पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। कुल मिलाकर ईरान आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर कदम भारी परिणाम ला सकता है, और यही वजह है कि रेजा पहलवी के बयान, ट्रंप की चेतावनियां, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें और क्षेत्रीय शक्तियों की चुप्पी मिलकर इस संकट को और भी गंभीर और विस्फोटक बना रही हैं।